दोस्तों, ब्रिटिश सल्तनत दुनिया की ताकतवर सल्तनतों में से एक थी, जिसने हिंदुस्तान के अलावा दुनिया के और भी कई बड़े देशों पर कब्जे कर उन्हें अपना गुलाम बनाया, जिसमें वो ताकतवर और बड़ा देश कनाडा भी शामिल है। क्योंकि दोस्तों 17वीं शताब्दी के आखिरी दिनों में ब्रिटिश सल्तनत इतनी मजबूत और ताकतवर बन चुकी थी कि जिसके बारे में कहा जाता था कि इस ब्रिटिश सल्तनत में सूरज नहीं डूबता, क्योंकि जब सूरज हिंदुस्तान जैसे देशों में डूब जाया करता था तो कनाडा जैसे देशों में निकल जाया करता था, जो एक समय ब्रिटिश एम्पायर का गुलाम था। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर करीब 1600 में एंट्री की। उस वक्त हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत कायम थी, जिसका बादशाह था जहांगीर। लेकिन उस वक्त अंग्रेज हिंदुस्तान में महज व्यापार के लिए आए थे, जिससे वो हिंदुस्तान के मसाले, रेशम, मखमल और गुड़ का सीरा और भी कई सारे चीजों को वो भारत से कम दामों में खरीद कर ले जाते और अपने मुल्क में उन सभी सामानों से अच्छी कीमत वसूल किया करते थे, जिससे उन्हें काफी ज्यादा मुनाफा मिलता था, जिससे अंग्रेजों ने अपने इस काम को जारी रखा। और 1603 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद अंग्रेज लगातार जीत हासिल करते चले गए। और उस दौरान दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक कंपनी ने एक देश पर कब्जा कर लिया। और जैसे जैसे वक्त बीतता गया, ब्रिटिश हुकूमत और भी मजबूत होती चली गई। और जब 17वीं शताब्दी का दौर आया, तब मुगल सल्तनत के आखिरी और सबसे ताकतवर बादशाह औरंगजेब आलमगीर की यह मुगलिया सल्तनत हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश तक फैला था। और उस वक्त मुगल सल्तनत की कुल फौज की तादाद 9 लाख थी। औरंगजेब आलमगीर के दौरे हुकूमत भारत की GDP 25% थी, जिसका मतलब ये था कि दुनिया का 1/4 पैसा भारत के पास ही था। क्योंकि इस वक्त जो मुकाम अमेरिका को हासिल था, वो मुकाम औरंगजेब आलमगीर के समय में भारत को हासिल था। पर जब भी अंग्रेजों और मुस्लिम फ्रीडम फाइटर का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले नाम टीपू सुल्तान और सिराजुद्दौला साहब का आता है। लेकिन शायद ये बहुत कम ही लोग जानते हैं कि अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान से टकराने से पहले मुगल सल्तनत के ताकतवर बादशाह औरंगजेब आलमगीर से जंग लड़ने की कोशिश की थी। लेकिन इस जंग में उन्हें बुरी तरह हार का सामना करने के बावजूद अंग्रेजों को हाथ बांधकर फर्श पर लेटकर मुगल सल्तनत की बादशाह औरंगजेब आलमगीर से माफी मांगने पर मजबूर होना पड़ा था। यह किस्सा कुछ यूँ है कि अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में आने के बाद भारत के तमाम इलाकों में अपने व्यवसायिक केंद्र बनाकर व्यापार शुरू कर दिए थे। इन इलाकों में भारत के पश्चिम तट, सूरत, बम्बई और पूरब में मद्रास और कोलकाता से 20 मील दूर गंगा नदी पर स्थित बंदरगाह हुगली और कासिम बाजार अहम थे। अंग्रेज भारत से रेशम, गुड़ का सीरा, कपड़ा और खनिज ले जाते। खास तौर पर ढाका के मखमल की ब्रिटेन में बड़ी मांग थी। अंग्रेजों ने उस वक्त बादशाह से ऐसे लाइसेंस बनवाए थे कि उनके व्यापार पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता था, बल्कि उनको कुल सामान का कीमत का 3.5% वसूल टैक्स लिया जाता था। उस वक्त में सिर्फ अंग्रेज ही नहीं, बल्कि पुर्तगाल, डच और भी कई व्यापारी इन इलाकों में एक्टिव थे। उन्होंने भी वैसे ही लाइसेंस मुगल बादशाह से बनवा रखे थे, जैसे लाइसेंस अंग्रेजों के पास थे। जब ये खबर लंदन में कंपनी के अध्यक्ष कार्यालय में पहुंची, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक जोजाया चाइल्ड गुस्से से लाल पीला हो गया, क्योंकि उसे मंजूर नहीं था कि उसके अपने मुनाफे पर कोई और भी हिस्सेदार न बने। इस मौके पर जोजाया चाइल्ड ने जो फैसला लिया, वो बहुत ही अजीबोगरीब ही नहीं, बल्कि पागलपन की हदों को छूता हुआ दिखाई दे रहा था। उन्होंने भारत में मौजूद अधिकारी से कहा कि वह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से मुगल जहाजों का रास्ता काट दे और जो कुछ उनके हत्थे चढ़े उसे लूट ले। यही नहीं, 1686 में चाइल्ड ने ब्रिटेन से सिपाहियों की 2 पलटनें भारत में भिजवा दी और उन्हें ऑर्डर दिया कि भारत में मौजूद अंग्रेज फौजियों के साथ मिलकर चटगांव पर कब्जा कर ले। अब इसे चाइल्ड का बचकानापन कहे या फिर उसकी दिलेरी कि वह 308 सिपाहियों की मदद से दुनिया के ताकतवर और मालदार सल्तनत के खिलाफ जंग छेड़ने की हिमाकत कर रहा था। उस जमाने में भारत पर औरंगजेब आलमगीर की सत्ता थी और दुनिया की कुल GDP का 1/4 हिस्सा यही पैदा होता था। माली तौर पर तकरीबन भारत को वही मुकाम हासिल था जो आज अमेरिका को है। औरंगजेब के दौरे हुकूमत मुगल सल्तनत की सीमाएं काबुल से ढाका और कश्मीर से पांडुचेरी तक 40 लाख वर्ग किलोमीटर के रकबे में फैली थी। यही नहीं, औरंगजेब आलमगीर की फौज दक्कन के सुल्तान, अफगानों और मराठों से लड़ कर इस कदर ट्रेंड हो चुकी थी कि उस वक्त दुनिया की किसी भी फौज से टकरा सकती थी। जब लंदन में मुगलों के खिलाफ जंग की घोषणा हुई, तो मुंबई में तैनात कंपनी के सिपाहियों ने मुगलों के चंद जहाज लूट लिए, जिसके जवाब में मुगल सिपह सालार सीदी याकूत ने एक ताकतवर समुद्री जहाज से बम्बई तट की घेराबंदी की। उस मौके पर अलेक्जेंडर हैमिल्टन नाम के एक अंग्रेज बम्बई में मौजूद थे, जिन्होंने बाद में अपनी एक किताब में इसका आंखों देखा हाल बयां किया। सीदी याकूत ने 20,000 सिपाही लेकर पहुंच गया और आते ही आधी रात को एक बड़ी तोप दागकर सलामी दी। अंग्रेजों ने भागकर किले में पनाह ली और महज कुछ ही पलों में वहां अफरा तफरी का माहौल छा गया। जो सिपाही मुकाबले के लिए आए, सीधी
सीदी याकूत ने उनका सर कलम कर दिया। बागियों के गले में जंजीर पहनाकर उन्हें बम्बई की गलियों में गुजारा गया। सीदी याकूत ने किले को चारों ओर से घेर लिया, जिसमें अंग्रेज सिपाही, पादरी, व्यापारी, वास्तुकार और भी कई हुनरमंद लोग भी शामिल थे। सीदी याकूत जानता था कि जल्द ही उन्हें किले को छोड़कर बाहर आना पड़ेगा। जल्दी खाने पीने का सामान खत्म होने लगा। दूसरी तरफ बीमारियों ने हल्ला बोल दिया और किले में मौजूद अंग्रेज बम्बई के मौसम के शिकार होकर एक के बाद एक मरने लगे। ऐसे में कुछ अंग्रेज सिपाही चुपके से भाग निकलते और सीदी याकूत से जा मिलते। हैमिल्टन के मुताबिक उनमें से कई लोग अपना मजहब बदलकर मुसलमान हो गए। सीदी याकूत अगर चाहते किले पर हमला कर उसे अपने कब्जे में कर सकते थे, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि उन्हें उम्मीद थी कि किला जल्द ही पके हुए आम की तरह खुद ही उनकी झोली में आ गिरेगा, इसलिए उन्होंने दूर से ही गोलाबारी करना जारी रखा। और इधर बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां के दस्तों ने हुगली के ईस्ट इंडिया कंपनी के किलों को घेर लिया और आवाजाही के सभी रास्ते बंद कर दिए। यह सिलसिला 15 महीनों तक चलता रहा। आखिरकार अंग्रेजों ने थक हार कर अपने 2 सिपाहियों को औरंगजेब आलमगीर के दरबार में भिजवा दिया ताकि वह हार की शर्तें तय कर सके। उन दोनों के नाम जॉर्ज वेल्टन और अब्राहम नार थे। ये कई महीनों की कोशिश के बाद सितंबर 1690 को आखिरी ताकतवर मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के दरबार में पहुंचने में कामयाब हुए। दोनों इस हाल में पेश हुए कि दोनों के हाथ मुजरिमों की तरह बंधे हुए थे, सिर सीने तक झुके थे और हुलिया देख ऐसा लगता था कि ये किसी देश के राजनयिक प्रतिनिधि की जगह वह फकीर लग रहे थे। दोनों अंग्रेज इल्ची मुगल शहंशाह के तख्त के करीब पहुंचे तो उन्हें फर्श पर लेट जाने का हुक्म दिया गया। बादशाह आलमगीर ने उन्हें सख्ती से डांटा और फिर पूछा कि वह क्या चाहते हैं। दोनों ने पहले गिड़गिड़ाकर ईस्ट इंडिया कंपनी के गलतियों को माना और माफी मांगी। फिर कहा कि उनका जब्त किया हुआ व्यापारिक लाइसेंस फिर से बहाल कर दिया जाए और सीदी याकूत को मुंबई के किले की घेराबंदी खत्म करने का हुक्म दिया जाए। औरंगजेब आलमगीर ने उन्हें माफ कर दिया और उनका जब्त किया हुआ लाइसेंस दोबारा बहाल कर दिया, लेकिन इसके बदले में अंग्रेजों को 1.5 लाख रुपए देकर उस गलती की भरपाई करनी पड़ी और अंग्रेजों से कसम खिलवाई कि वो दोबारा मुगल सल्तनत से ऐसी गुस्ताखी नहीं करेंगे। साथ ही इस जंग के अंग्रेज सरदार जोरावर चाइल्ड को तुरंत ही भारत छोड़कर जाने का हुक्म दिया गया। इस घटना के बाद पूरी ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिल गई। दोस्तों, अगर औरंगजेब आलमगीर उन अंग्रेजों को माफ न करते और उनका जब्त किया हुआ लाइसेंस दोबारा बहाल न करते तो शायद भारत आज कुछ और होता। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत कहे जाने वाले ब्रिटिश सल्तनत को औरंगजेब आलमगीर ने अपने घुटनों पर नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया था। खैर दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ एक शेयर और हमारे इस चैनल को एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।